अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और सेकेंड ईयर बायोलॉजी में हम बात करने लगे हैं चैप्टर नंबर 5 के एक टॉपिक की, जिसका नाम है रोल ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इन डेवलपमेंट। बेसिकली ये दो छोटे छोटे टॉपिक है, तो मैं इन्हें कंबाइन करके एक ही वीडियो में कवर कर रहा हूँ। अब देखिए भाई, डेवलपमेंट के अंदर ऑब्वियसली सेल के अंदर दो ही मेन चीज़ें होती हैं। मेम्ब्रेन के अलावा सेल के तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक हमारे पास होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल के अंदर एक होती है मेम्ब्रेन, एक उसका होता है साइटोप्लाज्म और एक उसके अंदर होता है न्यूक्लियस, ठीक है। अब मेम्ब्रेन का तो ऐसा सच कोई रोल नहीं है, क्योंकि मेम्ब्रेन तो बस एक बाउंड्री है। तो बच गई दो चीज़ें, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का। अब कुछ ना कुछ रोल जो है वो न्यूक्लियस का होगा, कुछ ना कुछ रोल जो है वो साइटोप्लाज्म का होगा। ये जो एक्सपेरिमेंट अभी आप पढ़ने लगे हैं, यही बताने के लिए है कि इनमें से कोई एक अकेला जो है वो काम नहीं करता, बल्कि दोनों मिलकर काम करते हैं। कुछ रोल जो है वो न्यूक्लियस का होता है, कुछ रोल जो है वो साइटोप्लाज्म का होता है। तो पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। अब हमारे पास ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया है, ये एक एल्गा के अंदर किया गया है, जो कि यूनिसेलुलर है। एल्गी के बारे में अगर आपने फर्स्ट ईयर के अंदर नहीं पढ़ा तो मैं बता दूं कि ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि प्लांट लाइक होते हैं। इनमें और प्लांट्स में कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं और कुछ डिफरेंसेस होते हैं। सिमिलैरिटीज़ क्या हैं? ये दोनों ग्रीन होते हैं, दोनों के पास क्लोरोफिल होता है, दोनों ऑटोट्रॉफिक होते हैं, दोनों फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी अपना खाना खुद बनाते हैं। दोनों के पास सेल वॉल होती है इन द जो कि सेलुलोज की बनी होती है, और दोनों फूड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब इतनी सारी सिमिलैरिटीज़ होने के बावजूद इन्हें अलग ग्रुप के अंदर रखा गया है, जिसका नाम है किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, जिसमें हर वो ऑर्गेनिज्म आ जाता है जो कि कहीं और फिट नहीं हो सकता। क्या रीज़न है कि इन्हें अलग रखा गया? तो कुछ डिफरेंसेस भी हैं। प्लांट्स की एक प्रॉपर बॉडी होती है जो डिवाइडेड होती है रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर। इनकी बॉडी के अंदर एज सच कुछ खास स्ट्रक्चर्स नहीं होते, अनडिफ्रेंशिएटेड सी बॉडी होती है, थैलस कहते हैं उसे। सेकंड पॉइंट ये है कि ये एल्गी एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहने वाले होते हैं, जबकि प्लांट सारे के सारे टेरेस्ट्रियल हैं सिवाय कुछ के। तीसरी बात यह है कि प्लांट सारे मल्टी सेलुलर होते हैं। एल्गी की दोनों वैरायटीज़ हैं, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है यूनिसेलुलर है ये, इसके अलावा मल्टी सेलुलर भी होते हैं। सिमिलरली एल्गी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है, यानी स्पर्म और ओवम का या गैमेट्स का जो मिलना होता है, स्पर्म और ओवम तो नहीं, गैमेट्स का जो मिलना होता है वो डिपेंडेंट होता है पानी के ऊपर। वाटर डिपेंडेंट फर्टिलाइजेशन होती है। जबकि जो हायर प्लांट्स हैं जिनमें जिम्नोस्पर्म्स आते हैं और एंजियोस्पर्म्स आते हैं, उनकी फर्टिलाइजेशन पानी पर डिपेंडेंट नहीं होती, उनकी फर्टिलाइजेशन इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर होती है। तो दैट इज़ वाई डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स को अलग किंगडम में रखा गया है और इन्हें जो है वो किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में घुसेड़ दिया गया है। तो एक यूनिसेलुलर एल्गा है जिसका नाम है एसिटाबिलेरिया। इसकी डायग्राम यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। इसके स्ट्रक्चर के अंदर होता यह है कि नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है ये राइजोइड है, जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, अटैचमेंट के काम आता है या वाटर की एब्जॉर्प्शन के काम आता है। उसके बाद ये एक स्टॉक है, ये बेसिकली साइटोप्लाज्म की है। इसी निचले एरिया के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है और ऊपर इसके ऊपर एक कैप होता है, ठीक है। तो ये एसिटाबिलेरिया का इस यूनिसेलुलर एल्गा का बेसिक स्ट्रक्चर है। ये एक सेल है जो आपने देखा है, ये इस एक सेल के पार्ट्स हैं। अच्छा, अब इसकी दो वैरायटीज़ होती हैं, इसकी दो अलग अलग वैरायटीज़ हैं, दो स्पीशीज़ हैं। किस बेसिस के ऊपर? ऑन द बेसिस ऑफ कैप। ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, अगर तो ये कैप ऐसा है जो कि डिस्क शेप है, तो ऐसा एसिटाबिलेरिया कहलाता है मेडिटेरेनिया। यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा है, ये डिस्क शेप जो कैप वाला है, इसका नाम मेड लिखा हुआ है। मेड का मतलब मेडिटेरेनिया। तो ये एक वैरायटी हो गई। बिल्कुल इसी तरीके से ये दूसरा है हमारे पास कि जिसका कैप जो है वो डिवाइडेड होता है, उसके अंदर सेपरेट लोब्स के अंदर, सेपरेट पीसेस के अंदर डिवाइडेड होता है। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर डिवाइडेड है, तो ये वाले कैप वाला जो है ये कहलाता है क्रैन्युलेटम। तो बस ये दो इसकी स्पीशीज़ हैं, दो इसकी वैरायटीज़ हैं डिपेंडिंग ऑन द कैप। अच्छा, अब इसके पास एक एबिलिटी है। वो एबिलिटी क्या है? अगर इसका कैप काट दिया जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ से ये कैप कट कर दिया जाए, तो ये उसे दोबारा से रीजनरेट कर लेता है। कैप अगर एम्पुटेट कर दें, काट दें, तो स्टॉक जो है, ये वाला एरिया जो है, ये उसे दोबारा से बना लेती है, दोबारा से रीजनरेट कर लेती है। अब इन्होंने क्या किया, इसे एक्सपेरिमेंट के अंदर इस्तेमाल किया। बहुत आसान है, बहुत आसान है। इन्होंने सिंपल से एक काम किया। यहाँ पर ये दो स्टेप्स के अंदर लिखा हुआ है, मैं आपको सिंपल से स्टेप के अंदर बताता हूँ। ये हमारे पास एल्गा है एसिटाबिलेरिया मेडिटेरेनिया, ठीक है, जिसका ये कैप शेप, कैप जो है वो डिस्क शेप है, ठीक है, ये डिस्क हो गई सर्कुलर सी। और ये हमारे पास दूसरा है, इसको मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ। ये हमारे पास दूसरा एसिटाबिलेरिया है कि जिसका नाम है क्रैन्युलेटम, और इस क्रैन्युलेटम का जो कैप है वो है लोब्स के अंदर डिवाइडेड, पीसेस के अंदर डिवाइडेड है, ठीक है। तो इन्होंने सिंपल से काम क्या किया, इस
मैंने बताया था कि ये जो स्टॉक है ये बेसिकली साइटोप्लाज्म है। तो इन्होंने इसके साइटोप्लाज्म का एक टुकड़ा काटा और इसके साइटोप्लाज्म का एक टुकड़ा काटा और उसे एक्सचेंज कर दिया। तो मैं इसका साइटोप्लाज्म उठा के यहाँ लगा रहा हूँ, ठीक है। ये बेसिकली इन्होंने इसका साइटोप्लाज्म उठा के यहाँ लगा दिया और इसके अंदर से जो साइटोप्लाज्म निकला था उसका पीस जो है वो उठाकर लगा दिया इसके अंदर, ठीक है। और ऊपर वाला जो डिस्क थी वो इन्होंने काट दी। ये पहले किया इन्होंने, पहले डिस्क काटी, ये ऊपर वाली डिस्क रिमूव की इन्होंने और उसके बाद ये टुकड़े काट के लगा दिए। अब आपको पता है जब इसकी डिस्क नहीं होती तो ये डिस्क क्या कर लेते हैं, रीजनरेट कर लेते हैं। लेकिन अब मसला ये है कि इस एसिटाबिलेरिया के अंदर दोनों एसिटाबिलेरिया के पोर्शन है, बाकी पोर्शन तो मेडिटेरेनिया वाला है लेकिन ये वाला हिस्सा जो है ये क्रैन्युलेटम वाला है। सिमिलरली इसके अंदर भी अगर आप देखें तो बाकी हिस्सा तो क्रैन्युलेटम वाला है लेकिन ये छोटा सा हिस्सा हमने इसमें से काट के लगाया है। तो सवाल ये है कि कौन सी डिस्क रीजनरेट होगी, क्या यहाँ पे जो है कौन सा कैप जो है वो रीजनरेट होगा, क्या यहाँ पे डिस्क बनेगी, क्या यहाँ पे लोब्स बनेंगे या यहाँ पे मिक्स बनेगा, यानी आधी डिस्क बन जाएगी आधे कैप बन जाएंगे। तो जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा तो इन्हें नज़र आया कि दोबारा से वही कैप बना जो ओरिजिनली मौजूद था। यहाँ पे ये वाला कैप बना डिस्क शेप और यहाँ पे ये वाला कैप बना जो कि पीसेस में डिवाइडेड था। क्यों ऐसा क्यों हुआ, उसका रीज़न ये है कि आपने साइटोप्लाज्म तो चेंज किया था लेकिन आपने न्यूक्लियस चेंज नहीं किया था। न्यूक्लियस मौजूद होता है इस लोअर पोर्शन के अंदर, तो जिसका न्यूक्लियस था कैप भी उसी का रीजनरेट हुआ। इसके अंदर मेडिटेरेनियन के अंदर जो न्यूक्लियस था वो मेडिटेरेनियन वाला था तो कैप भी वही रीजनरेट हुआ जो कि डिस्क शेप था। सिमिलरली इसके पास क्रैन्युलेटम वाला न्यूक्लियस था तो क्रैन्युलेटम वाला ही कैप रीजनरेट हुआ। इससे पता ये लगता है कि न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल करता है डेवलपमेंट को, या न्यूक्लियस जो है वो फंक्शंस जो है वो कंट्रोल करता है रादर देन साइटोप्लाज्म। यहाँ पर ये बात पता लगी कि भाई साइटोप्लाज्म के चेंज होने के बावजूद कैप वही आया जिसका न्यूक्लियस था, तो इसका मतलब साइटोप्लाज्म का कोई रोल नहीं है, सिर्फ न्यूक्लियस का रोल है। तो दैट इज़ वाई इसकी हेडिंग है रोल ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ पे ये दो स्टेप्स के अंदर काम किया इन्होंने, पहले मेडिटेरेनियन का निकाला और क्रैन्युलेटम के अंदर डाला। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने देखा तो किसका डेवलप हुआ, कैप किसका बना, क्रैन्युलेटम का ही बना। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस उसी का था। तो ये जो हिस्सा डाला है इसका कोई असर नहीं हुआ। दूसरे एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने क्रैन्युलेटम का पीस निकाला और मेडिटेरेनियन के अंदर डाला, तो मेडिटेरेनियन वाला ही कैप रीजनरेट हुआ क्योंकि न्यूक्लियस मेडिटेरेनियन का था, इस साइटोप्लाज्म का कोई रोल नहीं रहा। तो इससे पता लगता है कि न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल करता है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। अच्छा, अब सेकंड रोल जो है हमारे पास वो साइटोप्लाज्म का है। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने जो है साइटोप्लाज्म का रोल डिस्कवर किया। अच्छा भाई, ये एक्सपेरिमेंट किया गया है फ्रॉग के एम्ब्रियो के अंदर। तो फ्रॉग का जो ओवम होता है, अनफर्टिलाइज ओवम जो होता है वो कुछ इस तरह का नज़र आता है कि इसमें एक एरिया होता है जो कि अपर एरिया कहलाता है साइटोप्लाज्म का, ये पिगमेंटेड एरिया होता है, और नीचे वाला जो एरिया होता है ये योक वाला एरिया होता है। तो इसे योकी हाफ कहते हैं, ठीक है। अनफर्टिलाइज ओवम के अंदर एक पिगमेंटेड साइटोप्लाज्म होता है और एक योकी साइटोप्लाज्म होता है जो कि नीचे वाला एरिया होता है। फर्टिलाइजेशन जब हो जाती है तो फर्टिलाइजेशन के बाद इसके अंदर थोड़ा सा शिफ्ट आता है, ठीक है। तो शिफ्ट आने के नतीजे में होता यह है कि जो पिगमेंटेड साइटोप्लाज्म है वो थोड़ा सा मूव करता है। उस पिगमेंटेड साइटोप्लाज्म की शिफ्टिंग की वजह से होता यह है कि एक ग्रेइश सा एरिया आपको अपेयर होता हुआ नज़र आता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये लेफ़्ट साइड के ऊपर हो रहा है। तो अगर मैं इसे यहाँ पर बनाऊँ तो ये हो गया योकी हाफ और ये हो गया पिगमेंटेड हाफ। तो ये जो पिगमेंटेड हाफ था इसने मूव किया है इस डायरेक्शन के अंदर। तो ये पिगमेंटेड हाफ की शिफ्टिंग की वजह से होता यह है कि एक ग्रे सा एरिया, ये वाला जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये थोड़ा सा ग्रे एरिया नज़र आता है। इसे ग्रे क्रिसेंट कहते हैं, क्रिसेंट चांद की तरह का शेप होता है। तो ये ग्रे एरिया नज़र आता है जो कि क्रिसेंट शेप होता है, ये कहलाता है ग्रे क्रिसेंट। तो इससे रिलेटेड है पूरी की पूरी कहानी। समझाने का मकसद बस ये था, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये नज़र आ रहा है आपको योकी हाफ, ठीक है, ये योकी हाफ है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये जो आपको नज़र आ रहा है ये पिगमेंटेड एरिया है, और ये बीच में आपको नज़र आ रहा है ग्रे क्रिसेंट। साइड से अगर आप देखें यहाँ पे तो आपको नज़र आ रहा है कि पहले ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा, उसके बाद ये पिगमेंटेड हाफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, ये पिगमेंटेड हाफ है जिसकी वजह से ये ग्रेश एरिया नज़र आता है। अच्छा, अब नॉर्मली क्या होता है, ये वाला साइड जो है यहाँ पे नॉर्मल दिखाया हुआ है और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है। तो पहले नॉर्मल साइड देखें। आपको पता है जब इसके अंदर स्पर्म मिलेगा तो ये फर्टिलाइज होगा। ये काम फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। जो मैंने आपको दिखाया है ग्रे क्रिसेंट जो नज़र आता है ये फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, उससे पहले ये ग्रे एरिया नज़र नहीं आता।
तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। अब जाइगोट ने डिवाइड करना होता है, यानी क्लीवेज जिन्हें हम कहते हैं डिविजन्स को। तो क्लीवेज कुछ इस तरह होता है कि ये बीच से डिवाइड होता है वर्टिकली। जब ये वर्टिकली डिवाइड होता है तो जो दो सेल बनते हैं दोनों के अंदर ये ग्रे वाला एरिया जाता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बीच से डिवाइड हुआ है, जिसकी वजह से दोनों सेल्स के अंदर ये ग्रे एरिया गया है। अगर इन सेल्स को इस वक्त अलग कर लिया जाए, देखें वैसे तो इन 2 सेल से 4 सेल बनेंगे, 4 सेल से 8 सेल बनेंगे और वो सारे सेल हमेशा साथ रहेंगे और उससे आगे जाकर एक टैडपोल बनेगा। लेकिन सपोज करें कि आप इन सेल्स को अलग कर लें, इस सेल को अलग कर लिया, इस सेल को अलग कर लिया, तो इस सेल से भी अलग टैडपोल बन जाएगा और इस सेल से भी अलग टैडपोल बन जाएगा। यानी इन दोनों सेल के अंदर ये एबिलिटी है कि ये किसकी तरह से बिहेव कर सकते हैं, ये एक जाइगोट की तरह से बिहेव कर सकते हैं। ट्विंस जो बनते हैं हमारे अंदर, जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं वो ऐसे ही तो बनते हैं। एक सेल होता है, एक जाइगोट होता है, वो जब डिवाइड होता है तो 2 सेल बनते हैं और वो दोनों सेल किसी वजह से सेपरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इससे अलग बेबी और इससे अलग बेबी बनता है। तो समझ लीजिए वही काम आर्टिफिशियली करवाया जा रहा है कि इन दोनों सेल्स को अलग किया गया तो दोनों सेल से नॉर्मल 2 टैडपोल बन गए। अच्छा, अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया, इन्होंने इस सेल को कुछ इस तरीके से डिवाइड करवाया, जो जाइगोट है इसे कुछ इस तरीके से डिवाइड करवाया कि जो 2 सेल बने उनमें से एक सेल के अंदर तो ग्रे क्रिसेंट गया लेकिन दूसरे सेल के अंदर ग्रे क्रिसेंट नहीं गया। इस कंडीशन में इन्होंने जब इन दोनों सेल्स को अलग किया तो वो सेल कि जिसके अंदर ग्रे क्रिसेंट वाला एरिया गया था उस सेल ने आगे जाकर बनाया नॉर्मल टैडपोल, और वो सेल के जिसके अंदर ग्रे क्रिसेंट नहीं गया था, यानी ग्रेइश एरिया नहीं गया था, वो सेल डिवाइड तो हुआ, उसने एक बॉल बनाई सेल की, अनडिफरेंशिएटेड सेल की एक बॉल बनाई और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। यानी उससे आगे जाकर एम्ब्रियो नहीं बना, उससे आगे जाकर टैडपोल नहीं बना। इससे क्या पता लगता है, इससे पता ये लगता है कि टैडपोल बनने के लिए ग्रे क्रिसेंट वाला एरिया लाजमी है, क्योंकि ग्रे क्रिसेंट वाले एरिया के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स मौजूद हैं, कुछ ना कुछ ऐसी कीज मौजूद हैं जो शायद डीएनए को खोलने के लिए चाहिए होंगे। जिस तरह हमने बात की थी सेल डिफरेंशिएशन के अंदर कि मैंने आपको बताया था कि साइटोप्लाज्म के डिफरेंट एरिया के अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि ग्रे क्रिसेंट के अंदर इनिशियली वो चीज़ें लाजमी होती हैं जो बेबी बनाने के लिए चाहिए होती हैं, जो नॉर्मल टैडपोल बनाने के लिए चाहिए होती हैं। अगर किसी सेल में ग्रे क्रिसेंट ना जाए तो उसको वो फैक्टर्स नहीं मिलेंगे, उसको वो मॉलिक्यूल नहीं मिलेंगे जो नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए चाहिए होते हैं। दैट इज़ वाई जिस सेल के अंदर ग्रे क्रिसेंट नहीं गया उससे नॉर्मल टैडपोल डेवलप नहीं हो सका। तो इसने क्या किया था भाई, मिस गाइड किया था नॉर्मल प्लेन को। नॉर्मल प्लेन जो क्लीवेज का था वो वर्टिकल था, इसने किसी और तरीके से डिवाइड करवाया कि एक सेल को पूरा क्रिसेंट मिले और दूसरे को ना मिले। दोनों को इसने सेपरेट किया, सेल को सेपरेट करने के बाद जिसमें ग्रे क्रिसेंट था वो तो टैडपोल में डेवलप हो गया, जो दूसरा वाला था वो सिर्फ बॉल बनी सेल की और वो मर गया। इससे पता क्या लगा भाई, ऑल्दो कि दोनों डॉटर सेल जो थे दोनों सेल्स के पास सेम जीन्स थी। देखिए न्यूक्लियस का कोई चेंज नहीं था, दोनों के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूरे के पूरे थे। फ़र्क कहाँ पे था, दोनों के साइटोप्लाज्म के अंदर फ़र्क था। तो साइटोप्लाज्म के डिफरेंट होने की वजह से एक सेल जो है वो टैडपोल में डेवलप हुआ, दूसरा सेल नहीं हो सका। इससे पता ये लगता है कि साइटोप्लाज्म जो है उसका भी कुछ ना कुछ रेगुलेटरी इफेक्ट होता है, किस पे, एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स पे, यानी डीएनए के काम करने में। जो मैंने आपको बताया था कि कुछ ना कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कहलाते हैं, जो डीएनए को जाकर खोलकर उससे आरएनए बनाने की एबिलिटी रखते हैं। तो दिस इज द एक्सपेरिमेंट जो आपको बताता है कि खाली न्यूक्लियस का रोल नहीं होता, साइटोप्लाज्म का भी कहीं ना कहीं रोल होता है नॉर्मल डेवलपमेंट के अंदर।